Students, class 12, today is your fourth video of chapter first solution. So dear friends, videos आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें. राहुल गुप्ता, लेट्स लर्न केमिस्ट्री टू ऑल क्लासेस. मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 9058246919 और दूसरा 6395496534. यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. आज की हम बात करेंगे, हमने पहले लास्ट वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी. 3 वीडियोस में इसकी अपलोड कर चुका हूं. यदि आज की बात करें तो आज हमारी जो टर्म है वो है ऑस्मोसिस पे बेस्ड क्या डायरेक्शंस होती हैं उस चीज को समझना. डियर फ्रेंड्स, यदि कोई भी दो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, यदि दो सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हों यानी पाई की वैल्यू सेम हो तो उन्हें बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन. यदि किसी भी एक सॉल्यूशन की वैल्यू दूसरे सॉल्यूशन की वैल्यू से, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन से वैल्यू यदि ज्यादा होती है तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और यदि कम होगी तो उसे हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. नॉर्मली स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बहुत पूछा गया है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें दोनों ही सॉल्यूशंस जो भी इसमें प्रेजेंट होंगे उनकी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी. इट मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल देन अनदर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? चलिए इसके बाद बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो डिविजन है. उसमें एक पॉइंट है वांट ऑफ फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए वांट ऑफ फैक्टर क्यों दिया गया है उसे समझ लीजिए. सबसे पहली टर्म कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर. रीजन है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट और डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशंस में इंटरमोलिकुलर बिहेवियर्स की वजह से, तो वहां पर वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत होती है जिसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और आपको तो पता ही है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर. समझ में आया स्टूडेंट? सो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो हमारी एरर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस शो होती है, इट मीन्स यू कैन से दैट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी इनिशियल हैं और जो फाइनल हैं उन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो हमारा वांट ऑफ फैक्टर आई रिप्रेजेंट करता है. Cp colligative properties are directly proportional to number of particles, so we can say that Cp initial is directly proportional to n initial and Cp final is directly proportional to n final, and Cpi upon Cpf is equal to Ni upon Nf is equal to 1 upon I. So we can say that want of factor is the ratio between final colligative property and observed colligative property. It means initial colligative properties. और यह फॉर्मूले जो हमारी आई की वैल्यू होती है ये हमारी जितने भी हमारी colligative properties के फंक्शन थे, लाइक RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा हमारा एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों में अप्लाई होता है. उनके फॉर्मूले हम देख लेते हैं यहाँ पर. तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बनेगा आई इंटू के बी इंटू एम, सबसे नीचे लिखा हुआ है, और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला बन जाएगा आई के एफ एम. यानी कहने का मतलब है कि आपको आई यूज करना है, आई का मतलब वांट ऑफ फैक्टर, ताकि उसमें जो एरर रहे वो एरर भी कैलकुलेट हो सके. और चौथा फॉर्मूला बनेगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग के लिए जो आप लेंगे वो लेंगे P नॉट ए माइनस पी टी अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू आई एक्स बी इक्वल टू आई एन बी अपॉन एन ए. अंडरस्टैंड क्लास? अब उसके बाद हम बात करें वांट ऑफ फैक्टर की एप्लीकेशन की. तो वांट ऑफ फैक्टर में हमारी कुछ केस होते हैं. उनमें सबसे पहला केस है हमारा एसोसिएशन का. जब हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूट पार्टिकल्स के एसोसिएट होते हैं. एसोसिएट का मतलब क्या होता है? जुड़ते हैं. ठीक है, तो वहां पर हमारा जो पार्टिकल्स होंगे वो हम स्टार्टिंग में 1 मान लेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. यानी कि रिएक्टेंट जब रिएक्शंस करेंगे तो रिएक्टेंट होंगे वहां पर 1 और रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो होंगे वो होंगे 0. जब उसमें कंडीशन फाइनलाइज होगी
तो वहां पर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 माइनस एल्फा, और जो हमारे फाइनल हो जाएंगे वो होंगे अल्फा अपॉन एन. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स इन फाइनल इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन. So we can say that I is equal to NF upon NI. So 1 minus alpha plus alpha upon N. And Na क्या होगा, वो 1 मॉलिक्यूल्स हमने लिया है, और अल्फा वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चले गए, यानी कि फॉर्म्ड हो गए. सो वी कैन से दैट अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एंड Ni की जो वैल्यू होगी इनिशियल वो हमेशा 1 लेट करके लेके चलेंगे. ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट. अब इसका एक साइड में एग्जांपल देख लीजिए. यदि हमने 2A मॉलिक्यूल माने हमने रिएक्टेंट के, और उससे A2 बनना है, लाइक हमने हाइड्रोजन लिया 2H ले लिया और H2 बनना है, या 2O ले लिया और O2 बन रहा है, तो हमारी जो फाइनल स्टार्टिंग रहेगी वो 1 मॉलिक्यूल से रहेगी, प्रोडक्ट 0 होगा. जब 1 मॉलिक्यूल ही उधर और सस्पेक्ट हो जाएगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, उधर आधा ही तो मॉलिक्यूल बन रहा है, 0.5 बन रहा है. तो आप जो लिखते हैं वो 1/2 A2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं. समझ में आया स्टूडेंट्स. उसके बाद NF जो हो जाएगा वो 1 माइनस 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगी आपकी फाइनल नंबर ऑफ मोल्स. उसके एग्जांपल्स भी नीचे दे रखे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए. बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड इन बेंजीन के मैंने यहाँ पे एग्जांपल और उनके फिगर्स दिखा रखे हैं, और कैसे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं ये भी मैंने यहाँ पर शो कर रखा है. चलिए नेक्स्ट सेकंड केस की बात करते हैं, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या है, डिसोशिएट हो रहे हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे आपस में अलग अलग हो रहे हैं आयंस में. तो यदि AN की बात करें तो Na में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 1 कन्वर्ट हो रहा है 0 में, यानी कि शुरू में हमारे पास सॉल्यूट था 1 और प्रोडक्ट था 0. जब हमारे पास फाइनलाइज कंडीशन हुई तो 1 माइनस एल्फा और N अल्फा बन गया. बिल्कुल सेम फंडा वहीं चल रहा है, बट यहां पर क्या था, पहले बन रहा था Na से AN, यानी कि आपका वहां प्रोडक्ट था AN, और यहां पर AN से Na बनना है, जस्ट उल्टा चल रहा है बिल्कुल. तो NF हो जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस N अल्फा. I की वैल्यू वही NF अपॉन Ni, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस N अल्फा. और यदि हम उसका एग्जाम्पल लेकर समझ लें तो इधर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर A2 से 2A बन रहा है, हमने 2 मॉलिक्यूल्स N की जगह पुट कर दिया, तो Ni की वैल्यू 1 लेट करी तो वो प्रोडक्ट में 0, और NF की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 हो गई, इज इक्वल टू 2 हो गई. सो NF इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 वैल्यू हो जाएगी. So we can say that number molecules gives N molecules, then alpha molecules must give N alpha, and Ni is equal to 1. ये हमारी कंडीशंस हमें बस थोड़ी सी समझ लेनी है कि कहां पर एसोसिएशन हो रहा है और कहां पर डिसोसिएशन हो रहा है. नॉर्मली हमारी जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की I की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी N पर. सो Cp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और N क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से मिलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास से. सो Cp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलर मास, क्योंकि जो गिवन मास होता है वो तो हमारा फिक्स होता है, बट मोलर मास कभी भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि जैसा हमारे पास कंपोनेंट होगा, एलिमेंट होगा, सब सॉल्यूशंस होगा, वैसे ही हम मोलर मास लेंगे. सो I इज इक्वल टू M कैलकुलेटेड अपॉन M ऑब्जर्व्ड. एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि यदि कहीं एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूशन में तो I की वैल्यू हमेशा लोअर देन 1 रहेगी, और यदि डिसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी. कुछ ही ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव केस हो, अलग कंडीशंस हो. तो एक प्रॉब्लम देख लीजिए, फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution which one exhibit the largest freezing point depression. तो एक बात हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लार्जेस्ट कब से होगा सॉल्यूशन में, जब उसकी वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हाईएस्ट होगी, यानी I की वैल्यू हाई रहेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई रहेगा. सो द वैल्यू ऑफ I डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल. नीचे इसके एग्जांपल देखिए, यदि हमारे पास KCl हमने सॉल्यूशन लिया है तो उससे हमारा K प्लस और Cl माइनस बनेगा, तो 2 आयन बन गए एक सॉल्यूशन से, तो I की वैल्यू हो गई 2. अब नेक्स्ट कंडीशन में ग्लूकोज में देख लीजिए, यदि हम ग्लूकोज को एक्वस कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो ग्लूकोज ही रहेगा, I की वैल्यू 1 ही रहेगी. सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द कंडीशंस. और K2SO4 की बात करें तो 2K प्लस बन जाएंगे, SO4 का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसकी वैल्यू हुई I के लिए 5. इस तरीके से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन में. अब कुछ रिमेंबर जो आपको याद रखने हैं, जिन पर हमारी कहानी चलेगी न्यूमेरिकल्स की,
वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू नीचे फॉर्मूला दे रखा है, एसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन में क्या होगा, और ऊपर कुछ कंडीशंस और दे रखी है मैंने 4 कंडीशन, जिसमें मोर द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर मोर द डेविएशन इन सीपी यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यदि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेविएशन यानी कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डेविएशन हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ज्यादा ही रहेगा। इट मीन्स मोर इज द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल, मोर इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के। एंड मोर इज द डिप्रेशन इज द फ्रीजिंग पॉइंट, लेस इज द नंबर ऑफ आयंस। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। चलिए हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो कि बोर्ड में आए हैं। मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा और उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करूंगा। आप इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एक पेज में बाद में आपको दिखा भी दूंगा। न्यूमेरिकल्स जो आपको करने हैं वो आपको चैप्टर 3 की फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएंगे। जब मैं चैप्टर 3 की वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें सबसे पहले पेज पे ही आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं रिप्रेजेंट करूंगा, क्वेश्चन रीड करूंगा। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला होता है इथाइल ग्लाइकॉल का, सामने लिख रखा है मैंने C2H4OH होल ट्वाइस एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 200 ग्राम मैंने वाटर का ले रखा है, ठीक है। और हमारा जो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मास था वो 222.6 ग्राम था, ठीक है। तो हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है सॉल्यूट के बेस पर। सॉल्यूट आपको पता है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मैंने मोलर मास निकाल लिया 62 ग्राम पर मोल। उसके बाद मोलरिटी निकाली, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो वैल्यू आ गई हमारी 17.95 मोल पर किलोग्राम। उसके बाद टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमने देख लिया, वो हो गया 222.6 ग्राम। उसके बाद हमें दे रखी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.072 ग्राम पर ml और हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, तो मोलरिटी चाहिए तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम आएगा हमारे मास अपॉन डेंसिटी से। तो मास हमारा था 422.6 और डेंसिटी 1.072, वैल्यू आ गई 394.2 ml। अब ml से हमें लीटर में चाहिए क्योंकि मोलरिटी वैल्यू जो मांगती है वो लीटर में मांगती है वॉल्यूम की। तो वैल्यू हो गई 0.3942 लीटर और मोलरिटी हमने कैलकुलेट करके निकाल ली, वैल्यू आ गई 9.1 मोल पर लीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए राउल्स लॉ तो आपने पढ़ा है और राउल्स लॉ में क्या दे रखा है हमें, वहां पर P0A माइनस P अपॉन P0A इज इक्वल टू WV अपॉन MV इंटू MA अपॉन WA। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मैं उसे पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट in 90 gram of water. It has a vapor pressure of 2.8 Kelvin kilopascal at 298 Kelvin. At same temperature, the vapor pressure of pure water is 3.64 kPa and calculate the molar mass of the solution. आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है सोल्यूट का, सी है। तो आपको MV की कैलकुलेट करनी है क्योंकि यहाँ पर B क्या है, सोल्यूट है। तो हम क्या करेंगे, P0A की वैल्यू दे रखी है, P दे रखी है, WV दे रखा है, MA दे रखा है, WA दे रखा है। वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में और MB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 26 ग्राम पर मोल। चलिए आगे न्यूमेरिकल, अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं, उसका सॉल्यूशन देखिए। थर्ड न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। अब न्यूमेरिकल आपका अगला जो है उसका ध्यान से सुनिए। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 3.165 किलो पास्कल यानी 23.75 mmHg। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया को बोलते हैं भाई कार्बामाइड, ध्यान से समझ लेना। फॉर्मूला भी आपको पता है NH2CONH2 एट द सेम टेम्परेचर। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है उस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर को जो 5% करेगा। यदि 5% करा है तो क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5% का मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो टोटल 100 ग्राम है, उसमें 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। हमने लेट कर लिया कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा 100 ग्राम है, तो उसमें हमारा सॉल्यूट हो गया 5 ग्राम और सॉल्वेंट हो गया 95 ग्राम, ठीक है। उसी के बेस पर हमने वैल्यू पुट करी, सॉल्व करके हमने जो प्रेशर था सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वो हमने कैलकुलेट कर लिया एंड P इज वैल्यू इज 3.118 किलो पास्कल। ध्यान से एक बात समझ लीजिए, जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो जो भी यूनिट हो उस यूनिट को सिमिलर ही लेके चलना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे न्यूमेरिकल में कंडीशन।
स्टूडेंट्स वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है आपका 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will this solution boil? तो टेम्परेचर बताना है आपको, किस टेम्परेचर बॉयल करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मोल्स निकाल लिया हमने ग्लूकोज के, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, मोलिलिटी निकाल लेंगे 0.1 मोल पर किलोग्राम आ गई। अब मोलिलिटी हमें चाहिए होती है जब हमें बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। बस वैल्यू पुट करी, डेल्टा टीबी की वैल्यू निकल गई 0.052 केल्विन। सो डियर स्टूडेंट्स, वाटर जो होता है वो बॉयल कितने टेम्परेचर पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये तो आपको सबको पता है। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273.15 केल्विन। और प्रेशर क्या होता है, 1.013 बार प्रेशर होता है जब वो बॉयल होता है। अब बस उसमें टेम्परेचर हमने और जोड़ दिया 0.052, टोटल टेम्परेचर हो गया 373.202 केल्विन। समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उसका देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन है आपका अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिख लीजिएगा C3H8O3 इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। दिस सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस while pure water boil at 100 degree Celsius. What mass of glycerol was dissolved to make the solution? आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना ग्लिसरॉल चाहिए उसका मास हमें कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको दे रखी है 100.42 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन की, और वाटर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आपकी वैल्यू जो आ गई वो 0.42 डिग्री सेल्सियस आ गई। अब एक बात ध्यान से समझिए, यदि आपको डिग्री सेल्सियस में भी वैल्यू दे रखी है तो आप उसे केल्विन में एग्जैक्ट मान लेंगे। रीजन क्या है कि आप दोनों को केल्विन में चेंज करोगे उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आप जो सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है उसी को केल्विन में लेट कर लेंगे। उसके बाद WA की वैल्यू दे रखी है, KB की वैल्यू दे रखी है, MB की वैल्यू दे रखी है। WB कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 37.73 ग्राम। कैलकुलेशन बहुत इजी है, बहुत आराम से करिए। केमिस्ट्री में कोई भी परेशानी नहीं है कैलकुलेशन की, आप आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज। KF की वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए 1.86 केल्विन मोल किलोग्राम। बहुत ध्यान से देख लिए सामने, जैसे आपका डेल्टा टीबी का फॉर्मूला था वही डेल्टा TF का फॉर्मूला है। KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। वैल्यू पुट करी और पुट करने के बाद जो वैल्यू आई उससे आपने TF निकाला, क्योंकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट देना था। TF इज इक्वल टू डेल्टा TBF माइनस डेल्टा TF, यानी TF इज इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF। वैल्यू आ गई 0 डिग्री टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, 0 में से 2.20 माइनस करो तो माइनस का 2.23 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आ गई आपके पास। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्सपेक्टेड फॉर 0.711 m एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि वैल्यू देखिए आपको एक्वस सॉल्यूशन के लिए m की वैल्यू 0.0711। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इफ दिस सॉल्यूशन एक्चुअली फ्रीजेज एट -0.32 डिग्री सेल्सियस व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वांटर फैक्टर। वांटर फैक्टर का क्वेश्चन है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप डेल्टा TF की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 0.320 केल्विन। उसके बाद डेल्टा TF की वैल्यू से आपने निकाला क्या, KF और M दे रखा था। पहली वाली जो वैल्यू थी वो हमारे लिए ऑब्जर्व्ड थी, यानी दे रखी थी, और दूसरी वाली वैल्यू होगी हमारे लिए कैलकुलेटेड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई 0.132 केल्विन। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आई की वैल्यू आ गई 2.42। अंडरस्टैंड। और वांट ऑफ फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, बहुत ध्यान से समझ लेना इस बात को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 मिलीग्राम of a genie fragment in 35 ml of water has an osmotic pressure of 0.335 torr at 225 degrees Celsius. Assuming the gene fragment is a non-electrolyte, determine its molar mass. ये जीन फ्रेगमेंट का क्वेश्चन है। जीन फ्रेगमेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको वहां पर मास वास तो दे रखा है उन्होंने,
ठीक है। तो आपको क्या देखना है, देखो डब्ल्यू भी आपको दे रखा है, आर वैल्यू आपको दे रखी है, टी आपको दे रखा है, पाई की वैल्यू आपको निकालनी है। पाई की वैल्यू उन्होंने 0.335 टोर में दे रखा था। तो देखो टोर को एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे, 760 से डिवाइड कर देते हैं, पाई की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपके पास वी की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला लगा देंगे, पाई इक्वल टू क्या होता है आपका, पाई इक्वल टू CRT होता है और सी होता है WV अपॉन MV, ठीक है। तो यहाँ पर MV इक्वल टू WV RT पाई और V की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 14,193.29 ग्राम पर मोल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें आप, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को हेल्प करें कि आपको भी ये वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.561 m solution of an unknown electrolyte depresses the freezing point of water by 2.93 degrees Celsius. What is the want of factor for this electrolyte? The freezing point depression constant Kf of water is 1.860 degrees Celsius किलोग्राम पर मोल। यहाँ पर देखिए Kf की वैल्यू दे रखी है आपको, M की वैल्यू दे रखी है आपको, डेल्टा TF दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा TF आपने पहले कैलकुलेट करा Kf और M से, उसके बाद डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड आपको दे रखा है, आई की वैल्यू निकाल ली थी हमें वांट ऑफ फैक्टर। तो आई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड अपन कैलकुलेटर, वैल्यू पुट करी 2.82 आ गया, आई की कोई यूनिट ही नहीं होती। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, व्हाट मास ऑफ NaCl मस्ट बी डिजोल्व, कितना मास आपको NaCl का चाहिए डिजोल्व करने के लिए 65 ग्राम ऑफ वाटर में टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय 7.5 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf की वैल्यू दे रही है 1.86। उसके बाद एज्यूम वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू भी दे रखी है 1.87, और उसके बाद मोलर मास दे रखा है NaCl का 58.5 किलोग्राम पर मोल। ये तो हमें आता है, इस बात को समझ लीजिए। बस आपको डेल्टा TF का फॉर्मूला, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला उठा लेंगे, आई KF WV इंटू 1000 अपॉन MB WA। WV की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 8.2 ग्राम अप्रोक्स, ठीक है। यदि कोई वैल्यू एब्ज्यूम में इस तरीके से आती है 8.199 तो आप ले सकते हैं वहां पर 8.2 ग्राम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। 25 ग्राम मिलीग्राम दे रखा है, उसके बाद 2 लीटर वाटर का अमाउंट दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। कंप्लीटली डिसोशिएट होने पर ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो अभी बताया था आपको K2SO4 इधर डिसोशिएट होता है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमें आई की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है, बस आपको कैलकुलेट क्या करना है उसे समझ लीजिए। आई की वैल्यू आपने निकाल ली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिसोशिएशन आफ्टर और बिफोर डिसोशिएशन। बिफोर डिसोशिएशन 1 था, आफ्टर डिसोशिएशन 3 थे, तो आई की वैल्यू आ गई 3। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला लगाया, पाई इज इक्वल टू आई इंटू WV इंटू RT अपॉन MV इंटू V। वैल्यू पुट, वैल्यू आ गई 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, लिखा है 1.00 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, फॉर्मूला सामने लिखा है CCl3COOH is heated to its boiling point. The solution has the boiling point of 100.18 degrees Celsius. Determine the want of factor for ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। Kb की वैल्यू दे रखी सामने लिख रही है 0.5.2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो डियर स्टूडेंट्स डेल्टा TB की वैल्यू दे रखी है I इंटू KB इंटू M, फॉर्मूला लगा देंगे। I इक्वल टू क्या हो जाए, डेल्टा TB अपॉन KB इंटू M, और वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया I की वैल्यू 0.35। सो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके क्लास, यहाँ आपका चैप्टर 2 फिनिश हो गया। ओके, गुड बाय क्लास।